चलो अब हम बात करते हैं मृदा में खनिज की प्रचुरता, मतलब जो सॉइल में मिनरल्स पाए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और वो कैसे एब्जॉर्ब किए जाएंगे, कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, कैसे लिए जाएंगे। देखा हमने अभी वीडियो में कि जो मिट्टी थी वो कैसे खट्टा होके पथरीली सी बन गई थी, है ना। और फिर उस पथरीली सी ज़मीन से कोई भी चीज़, कोई भी मिनरल एक्सट्रैक्ट करना या एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि आखिर मृदा का निर्माण कैसे होता है, आखिर ये सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो हमारा अर्थ होता है ना, अर्थ का जो सबसे बाहरी परत है, मतलब जो आउटर मोस्ट रीजन है, ये अर्थ है। और अर्थ का जो सबसे आउटर मोस्ट रीजन होता है ना, उसे क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट। ठीक है। तो और क्रस्ट में होता है अनेकों प्रकार के मिनरल्स जो काफ़ी न्यूट्रिटिव होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? जो पालन पोषण करने वाले होते हैं। अलग अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं उसमें। लेकिन अगर वो मिनरल्स सॉइल या फिर अगर वो मिनरल्स बड़े बड़े रॉक के फॉर्म में हो, बड़े बड़े पत्थर के फॉर्म में हो, तो क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे यूज़ ही नहीं कर पाएगी। वो उसके लिए अवेलेबल ना होने जैसा ही है, क्योंकि वो उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, उससे न्यूट्रिशंस वो एक्सट्रैक्ट आउट ही नहीं कर पाएगी। तो ज़रूरी है कि उस रॉक का सॉल्ट में कन्वर्जन, ठीक, वो एक फाइन पाउडर में बने, तभी जाकर उसमें जो पाए जाने वाले न्यूट्रिशंस है वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर ये सॉल्ट फॉर्मेशन होता कैसे है। ये जो सॉल्ट फॉर्मेशन है, इसको एक्चुअली बड़े पत्थर या मतलब रॉक से सॉइल बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है, हजारों लाखों साल लगते हैं। और क्या वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये होता है? तो प्रोसेस होता है या तो फिज़िकल होगा, या तो केमिकल होगा, या तो लिविंग प्रोसेस, या तो मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा। ठीक। इन तीनों प्रोसेस की वजह से जो रॉक होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में या फाइन पार्टिकल्स में टूटते हैं, ठीक, सॉइल के फॉर्म में। और उसी सॉइल से हम जाके जो इसेंशियल मिनरल्स हैं, न्यूट्रिशंस हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो चलो हम ये प्रोसेस देखते हैं आखिर कैसे वर्क करता है ये। तो सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो हम सनलाइट की बात करेंगे। तो जो सूर्य है, कैसे वो रोल प्ले करता है किसी भी रॉक को तोड़ने में। तो क्या होता है, जब रॉक पे सनलाइट पड़ती है ना, तो जो रॉक है वो एक्सपेंड होता है, ठीक, और रात के टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक। ऐसा बार बार होने से जो रॉक के अंदर दरार आ जाती है, उस पत्थर के अंदर दरार आ जाती है, क्रैक्स बन जाते हैं, ठीक है। और इस क्रैक्स की वजह से क्या होता है? पत्थर टूट जाता है, ठीक, पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। क्या होता है? सनलाइट की वजह से जो रॉक होता है वो एक्सपेंड होता है, फिर रात को वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ऐसा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इसके बार बार होने की वजह से उसमें एक क्रैक, दरार आने लगता है। फिर वो दरार जो है उसकी वजह से पत्थर छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, विभाजित हो जाता है। ये तो अपना सनलाइट ने अपना रोल प्ले कर लिया यहाँ पर। अब देखते हैं कि जल मतलब वाटर कैसे रोल प्ले करता है। जब पत्थरों में दरार आ जाता है ना, तो जो वाटर होता है, जल होता है, उसके अंदर जा सकता है आराम से। अगर वाटर जो है वहाँ जाकर फ्रीज हो जाए, कठोर हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, जो दरार है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और क्या होता है, पत्थर एंड में टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है ना। लंबे समय तक भरा हुआ जो जल होता है वो फ्रीज हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठीक।
और जो पत्थर होता है उसकी जो क्रैक्स हैं उसको वो और बड़ा कर देता है, ठीक है। और जिसकी वजह से अगर क्रैक्स बड़ी 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 और बड़ी एक्सपेंड होती जाती हैं जो, तो पत्थर क्या होता है बाद में टूट जाता है, ठीक है। तो वो तोड़ फोड़ देता है अंदर से उसे। या फिर दूसरा तरीका है कि अगर वाटर का जो स्पीड है अगर बहुत तेज़ होता है तो आसपास जितने जो रॉक हैं या छोटे छोटे टुकड़े होते हैं या फिर जो पत्थर होते हैं उनको अपने साथ बहाता ले चलता है, और उस बहाव में जो पत्थर हैं आसपास एक दूसरे से टकराते हैं, आसपास की चीज़ों से टकराते हैं और टूट जाते हैं, ठीक। तो दो तरीके से जल काम करता है, वाटर काम करता है। पहला, वो दरारों के बीच में घुस जाता है, ठीक है, और ज़्यादा समय तक रहने की वजह से वो फ्रीज़ हो जाता है, कठोर हो जाता है, और वो क्या करता है दरार को और बढ़ा देता है, एक्सपेंड कर देता है, जिसकी वजह से पत्थर टूट जाता है। और दूसरा तरीका है, अगर जो वाटर का स्पीड है बहुत हाई है तो रॉक्स उसके साथ साथ उसी बहाव में चले जाते हैं और एक दूसरे से या तो टकराते हैं या आसपास की चीज़ों से टकराते हैं और वो टूट जाते हैं। उसी तरह जो वायु है, वायु भी कुछ ऐसे ही काम करता है। क्या करता है, अगर बहुत तेज़ हवा होती है तो उस तेज़ हवा में जो पत्थर होते हैं उस हवा में उड़ने लगते हैं ना, और इधर उधर पटकते चलते हैं, एक दूसरे से टकराते चलते हैं, जिसकी वजह से वो टूटने लगते हैं, टूट जाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे सनलाइट, कैसे वाटर, कैसे एयर अपना काम कर रहे हैं किसी भी रॉक को तोड़ने में, उसके विभाजन के लिए, उसके डिवीज़न के लिए, उसको डिवाइड करने के लिए। अब कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म काम करेगा, कैसे अब बायोटिक कंपोनेंट उस रॉक को सॉइल बनाने में हेल्प करता है। तो देखो, हमने अभी लाइकेन पढ़ा था, है ना, जो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है साइनोबैक्टीरिया के, याद है। तो जो लाइकेन होता है वो रॉक के ना ऊपरी सतह में उगता है, ठीक। अब जब वो उगता है ना तो इस क्रम में वो एक सब्सटेंस रिलीज करता है, और उस सब्सटेंस की वजह से पत्थर के ऊपर ना एक पतली सी लेयर बन जाती है, ठीक। और वो जो पतली सी लेयर होती है वो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसमें, सॉइल के या पत्थर के कह लें, ठीक। और वही जो पतली लेयर होती है वो सॉइल जैसा काम करने लगती है। अब उस पतली सी लेयर पे फिर मॉस पैदा होते हैं, मॉस, ठीक, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक। फिर बड़े बड़े पेड़ पैदा होने लगते हैं। अब जैसे जो पेड़ होते हैं उसके जो रूट होती हैं उतना ही स्ट्रांग होगा, है ना, जितना बड़ा पेड़ उसका रूट उतना ही स्ट्रांग, और वो जड़ अंदर जाती है रॉक के, ठीक, क्रैक्स बनाने लगती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो इतना ज़्यादा मतलब गहरा क्रैक बना देती है कि वो पत्थर को तोड़ देती है ना। देखा होगा अक्सर आपने पहाड़ों पर उगा हुआ पेड़, तो वो नीचे क्या करती है, उसके रूट की वजह से ना उसमें क्रैक्स आते जाते हैं, और एक टाइम के बाद क्रैक इतना बढ़ जाता है कि वो पत्थर टूट जाता है, ठीक है। देखो, मिट्टी की संरचना या प्रकार या गुणवत्ता हम कैसे तय करेंगे। तो मिट्टी में पाया जाने वाला जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस एक्चुअली जो डेड एंड डिकम्पोज लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उससे ह्यूमस बनता है, ठीक। और ह्यूमस क्या करता है, किसी भी सॉइल को पोरस बनाता है, ठीक है, ताकि उसके अंदर एयर और वाटर कंटेंट हो सके, मॉइस्चर लॉक हो सके उसके अंदर, ठीक। तो किसी भी सॉइल की गुणवत्ता या फिर उसकी क्वालिटी ह्यूमस की मात्रा पर डिपेंड करती है, और उसमें पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो भी माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के आधार पर तय किए जाते हैं, ठीक है। और ये दोनों मिलकर ही सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, ठीक। अब हम डिपेंड करेगा कि सॉइल कैसी है, तभी उस पर डिपेंड करेगा कि जैसी सॉइल होती है उस हिसाब से उसमें क्रॉप लगाया जाता है ना। देखा जाता है कि जो साउथ है, साउथ में ना धान की खेती ज़्यादा होती है,
तो उसका सॉइल ऐसा है, सॉइल का टेक्सचर ऐसा है, उसमें ह्यूमस क्वालिटी ऐसी है, या उसमें जो पाए जाने वाला जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है वो ऐसा है कि जो धान की खेती को सपोर्ट करता है। इसलिए धान की खेती होती है, इसलिए वहाँ पे अक्सर चावल का यूज़ ज़्यादा है, उनके खाने में चावल का यूज़ ज़्यादा है। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम नॉर्थ की तरफ थोड़ा जाएं तो वहाँ पे गेहूं की खेती अच्छी होती है, गन्ने की खेती अच्छी होती है। तो इस तरह से जो कौन सा क्रॉप बोया जाए ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे सॉइल कैसा है, सॉइल का टेक्सचर कैसा है। ठीक, अब जो हमारे जो सॉइल का जो ऊपर वाला लेयर होता है ना, टॉप मोस्ट लेयर, उसे कहा जाता है टॉप सॉइल। क्या कहा जाता है उसे? टॉप सॉइल। ठीक, और जैसे मैंने बताया कि सॉइल पे डिपेंड करेगा और कि उसके अंदर कौन सा क्रॉप उगाया जाए। ठीक, तो मतलब कि मृदा की गुणवत्ता पे डिपेंडेंट है कि वहाँ के आसपास की बायोडाइवर्सिटी कैसी होगी। ठीक है, और जो गुणवत्ता है वो किस पे डिपेंड करेगा कि ह्यूमस का कंटेंट कितना है, उसमें पाए जाने वाला माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है और कितना है, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो अब देखो जो सॉइल पोल्यूशन है आजकल ना, क्रॉप की ग्रोथ के लिए कि अच्छी ग्रोथ हो, अच्छा फसल हो, इसके लिए ना जो फार्मर्स होते हैं कई टाइप्स के फर्टिलाइज़र, कई टाइप्स के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। ठीक, और वो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स में होता है क्या है? केमिकल्स, जो क्रॉप पे जाता है और क्रॉप के माध्यम से क्या होता है? सॉइल तक पहुंचता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सॉइल तक पहुँचेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है वो ख़राब होगा, है ना, वहाँ पर डिप्लेशन होगा। और ये क्या कॉज करेगा? ये कॉज करेगा सॉइल पॉल्यूशन, है ना, उसकी फर्टिलिटी को, उसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी को वो ख़राब करता है। ठीक, जितने भी ये हार्मफुल केमिकल्स होते हैं अगर वाटर में डालो तो ये वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। अगर सॉइल में आते हैं क्रॉप्स के मेंटेन करने के लिए, क्रॉप की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, तो होते ये केमिकल हैं जो अल्टीमेटली सॉइल को अफेक्ट करते हैं। और अल्टीमेटली ये जब हम उस क्रॉप को कंज्यूम करते हैं ना तो वो हमारे हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। ठीक, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। एक इनडायरेक्ट लिंक हो जाता है। ठीक है, सॉइल से फिर प्लांट से फिर ये उसे खाने वाला एनिमल, ये हर एक ट्रॉपिक लेवल के साथ ना क्या होता है, ये जो पॉइजन है वो आगे बढ़ता जाता है। तो ये बायोमैग्निफिकेशन करता जाता है। ठीक, अब बात करते हैं मृदा अपरदन। अपरदन जो होता है वो होता है सॉइल इरोजन। ठीक, जैसे मैंने बताया जो सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर है मतलब कि टॉप सॉइल, जब तेज हवा या तेज पानी आता है तो क्या होता है कि रॉक से सॉइल तो बनता है, लेकिन क्या होता है इस वाले सिचुएशन में ना, जब बहुत तेज़ हवा होती है या बहुत तेज़ पानी का बहाव होता है तो सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर है ना वो भी साथ में बह जाती है। क्या होता है? हो जाती है वॉश अवे हो जाती है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल इरोजन, है ना। तो सॉइल का सफाया कर जाती है वो, और उसकी वजह से जो नीचे पत्थर होता है जिसके ऊपर हजारों लाखों साल की कड़ी मेहनत की वजह से सॉइल बना होता है, टॉप लेयर आया होता है, वो हटने की वजह से वो पत्थर वापस एक्सपोज हो जाता है ना, जो किसी काम का नहीं रहता और फिर उस पर हजारों लाखों साल की मेहनत करनी पड़ती है। तो ये प्रोसेस है सॉइल इरोजन। तो जो चीज़ रॉक से सॉइल बना रही थी वही चीज़ सॉइल को वॉश अवे भी करके ले जा सकती है। ठीक, अब ये आपके लिए एक क्रियाकलाप है। क्या करना है? आपको 2 ट्रे लेना है, उसे मिट्टी से, मृदा से या सॉइल से भर देना है। अब एक ट्रे पे आप सरसों या मूंग या धान या हरे चने का पौधा रोप दो और दूसरे ट्रे में उसे ऐसे ही छोड़ दो। और उनमें ना ऐसा करो कि आप तब तक जल दो जब तक
कि जो दूसरे वाले ट्रे को ना आपको तब तक उसमें पानी डालना है जब तक जो पहले वाले ट्रे में जो आपने पौधा रोपा था वो बड़ा ना हो जाए, उसमें वृद्धि ना हो जाए, और इतनी वृद्धि ना हो जाए कि तब तक वो ढक जाए। ठीक, इतनी ग्रोथ हो जानी चाहिए कि वो पूरा ट्रे को कवर कर दे। तब तक आपको दूसरे वाले ट्रे में सिर्फ पानी डालना है। ठीक, अब वृद्धि होने के बाद दोनों ट्रे में आप समान मात्रा में जल डालें। ठीक है, और जल कुछ इस तरह से डालें कि वो जो जल है वो बाहर की तरफ निकले। ठीक, अब क्या करना है, अब आपको ना ट्रे को ना थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है, दोनों का ना एंगल सेम रखिएगा टेढ़ा करने के लिए, और फिर आप उसमें थोड़ी हाइट से पानी डालिए। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जिस ट्रे में पौधे हैं उसमें क्या हो रहा है कि जो प्रवाह है, वो जो सॉइल है वो कम निकल रहा है एज़ कम्पेयर टू द ट्रे जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसमें सिर्फ मिट्टी है। तो वो पानी के साथ साथ ना मिट्टी भी जल्दी जल्दी बाहर निकल रहा है, उसका प्रवाह तेज है। क्यों तेज है? अब देखो, अगर आप सॉइल में या फिर कहीं भी अगर आप पेड़ लगाते हो तो पेड़ की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ी रहती है। क्या करी रखती है? पकड़ी रहती है, जिसकी वजह से अगर तेज़ हवा या तेज़ जल आता है, जल का प्रवाह होता है, तो वो उस मिट्टी को जाने नहीं देती। ठीक, वो इस तरह से पकड़ी रहती है कि वो हवा और जो पानी है उस पर कुछ असर नहीं कर पाता। तो सॉइल इरोजन नहीं होता है, मृदा अपरदन नहीं होता है। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि पेड़ मत काटो, जितने ज़्यादा हो सके पेड़ लगाओ। ठीक है, इससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन भी कंट्रोल रहता है और सॉइल पॉल्यूशन मतलब सॉइल इरोजन जैसी प्रॉब्लम भी बची हुई रहती हैं। ठीक है, तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक, तो पहले जो सनलाइट है वो क्या करता है, जब सनलाइट उस पर पड़ती है रॉक पर, तो वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। ठीक, रात को वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और इस प्रोसेस में क्रैक का फॉर्मेशन होता है, और क्रैक्स की वजह से क्या होता है, रॉक टूट जाता है। फिर वाटर क्या करता है, अगर रॉक में क्रैक है तो उस क्रैक के अंदर जाता है। ठीक, वहाँ जाकर वो कठोर हो जाता है, फ्रीज हो जाता है और क्रैक को और बड़ा बना देता है और तोड़ देता है, या फिर अपनी तेज प्रवाह से वो रॉक को भी अपने साथ लेके चलता है और यहाँ वहाँ पटकता चलता है, जिसकी वजह से भी वो टूट जाता है। तीसरा क्या था, एयर, वायु भी जल की तरह ही काम करती है ना। अपने जब विंड का जो स्पीड है बहुत तेज़ होता है तो रॉक उसके साथ चल देता है और वो भी यहाँ वहाँ पटकता हुआ एक दूसरे से टकराता हुआ चलता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, टूटता चलता है ना। और लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या था कि लाइकिन की ग्रोथ होती है रॉक के ऊपर की लेयर में, जिसकी वजह से जो लाइकिन होती है वो एक सब्सटेंस रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से जो रॉक होता है वो फाइन पार्टिकल्स में बनता जाता है, टूटता जाता है। ठीक, तो इस तरह से मिट्टी का या मृदा का निर्माण होता है। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन क्या होता है, सॉइल इरोजन क्या है। तो वॉशिंग अवे ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, है ना। क्या होता है कि जल या वायु की वजह से जो ऊपर का लेयर है मिट्टी का वो वॉश अवे हो जाता है, वो हट जाता है, जिसकी वजह से जो पत्थर है, जो रॉक है, वो एक्सपोज हो जाता है। ठीक, इतने हजारों लाखों साल की जो मेहनत है वो मिट्टी में ही मिल जाती है और वापस से वही प्रोसेस की रिक्वायरमेंट हो जाती है एक पत्थर को मिट्टी बनाने के लिए, ताकि हम उसके मिनरल्स को कंज्यूम कर सकें, है ना, एक्सट्रैक्ट आउट कर सकें उससे न्यूट्रिएंट्स। तीसरा क्वेश्चन है कि अपरदन को रोकने और कम करने के कौन कौन से सही तरीके हैं। तो जैसे मैंने बताया कि प्लांट या ट्री लगाओ, है ना। प्लांट लगाओगे तो क्या होगा, उसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगी। तो क्या करेंगे हम, डिफॉरेस्टेशन प्रिवेंट करेंगे, है ना, पेड़ मत काटो। तो पहला कह सकते हैं कि हम डिफॉरेस्टेशन, पहले पेड़ मत काटो, है ना, डिफॉरेस्टेशन करेंगे। दूसरा,
एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाने का काम करेंगे, है ना। सॉरी, इसकी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, ठीक है। फॉरेस्टेशन, वेस्टेशन, ठीक है, एफॉरेस्टेशन, ठीक है। तीसरा क्या, जो एनिमल्स की ग्रेजिंग होती है ना, यहाँ वहाँ जो जानवरों को छोड़ दिया जाता है चढ़ने के लिए, तो उसकी ओवर ग्रेजिंग ना हो, प्रिवेंट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़रूरत से ज़्यादा वो वहाँ पे चर के या खा के ना चली जाएं, जिसकी वजह से उसकी जो मिट्टी है वो एक्सपोज हो जाए, तो प्रिवेंट करना पड़ेगा क्या, ओवर ग्रेजिंग। प्लांटेशन का ख्याल रखो, ठीक है। वेजिटेशन का ख्याल रखो, ध्यान रखो कि जो मिट्टी है उस पर रिक्वायर्ड अमाउंट में वेजिटेशन है या प्लांट्स हैं, ताकि वहाँ की जो मिट्टी है उसे वो पकड़ के रखे, उसे वो वॉश अवे ना होने दे, हटने ना दे हवा या पानी के वेग से।